प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। कक्षा 10वीं, विषय सिविक्स, पाठ सत्ता की साझेदारी। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम आपको बताएंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। सिंगली समुदाय के नेताओं ने बहुत संख्या के बल पर शासन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा और लोकतंत्र के द्वारा निर्वाचित सरकार जो है सिंहलियों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1956 में वहाँ एक कानून बनाया गया। उस कानून के तहत कई नियम लाए गए, एक से एक नियम लाए गए, जिसमें सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और तमिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उसमें अलग कर दिया गया। सिंहलियों के लाभ के लिए, सिंहलियों के फायदा के लिए कई कानून, कई प्रावधान संविधान के द्वारा लाया गया। यानी विश्वविद्यालय और प्रशासकीय नौकरियों में सिंहलियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। बहुत सारे सिंहली नौकरी के क्षेत्र में लाभ के पदों पर चले गए, लेकिन तमिल उससे वंचित रहे। देखिए, एक से एक फैसले आए, एक से एक कानून बनाए गए, लेकिन सभी के सभी सिंहलियों के पक्ष में रहे, बहुसंख्यकवाद के पक्ष में रहे। आपको बता दें कि जो सिंहली समुदाय था वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए, सिंहलियों के संरक्षण के लिए जो वर्तमान सरकार थी, जो निर्वाचित सरकार थी, उन्हीं के कल्याण का कार्य करती थी। इससे तमिलों के मन में हमेशा दुराव का भाव पैदा हो रहा था। तमिलों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा था, नौकरियों में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था। उनके धर्म और संस्कृति, उनकी भाषाओं को हमेशा खतरा लग रहा था, जिसके कारण वो हमेशा उनसे मनमुटाव, उनसे टकराव की स्थिति में रहते थे। तमिलों ने एक राजनीतिक संगठन बनाया और अपनी राजनीतिक संगठन के माध्यम से वो तमिल क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा और रोजगार के अवसर की पूरी मांग के लिए, अन्य प्रकार के लाभों के लिए बहुत सारा संघर्ष किए। लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी न उनके क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई, न उनको शिक्षा और अन्य लाभों में किसी प्रकार का फायदा दिया गया, जिससे सिंहली और तमिलों के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ती चली गई और यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध क्या है भाई? गृह युद्ध का मतलब होता है एक ही देश के अंदर सरकार के विरोध में युद्ध के जैसा, युद्ध के समान विरोधियों के द्वारा किया गया युद्ध महसूस करने पर उसको हम गृह युद्ध की संज्ञा देते हैं। यानी सरकार के विरोध में कोई राजनीतिक पार्टी युद्ध के जैसा हालात पैदा कर दे, उसको हम गृह युद्ध की संज्ञा दिए हुए हैं। श्रीलंका में ऐसे ही देखने को मिला कि श्रीलंका में तमिल जो है गृह युद्ध छेड़ दिए। श्रीलंका और मामले में शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में श्रीलंका सर्वोत्तम है, सभी देशों से उत्तम है। फिर भी आपसी टकराव के कारण, आपसी भेदभाव के कारण वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। अब हम आपको बताएंगे बेल्जियम की कहानी। देखिए, आपको पिछले ही दिन बताए थे कि बेल्जियम जो है एक यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश होने के कारण, एक छोटा सा देश होने के कारण, हम आपको भी बताए थे उस दिन कि बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग हैं
और इन्होंने अपने सत्ता का बंटवारा, इन्होंने अपने सत्ता की साझेदारी किस प्रकार किया, इसको हम आपको बताते हैं। वहाँ पर जो सत्ता का साझेदारी हुआ, वहाँ सभी भाषी यानी डच और फ्रेंच मिल करके अपने सत्ता पर बराबर बराबर हक कायम कर लिए। ऐसा किया गया, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा का बोलने वाला क्यों नहीं हो, अल्पसंख्यक ही क्यों नहीं हो, अपने को पराया महसूस नहीं करे, अपने को अलग महसूस नहीं करे, जिसके कारण वहाँ इस तरह का मॉडल तैयार किया गया। बेल्जियम का मॉडल जो है दुनिया में प्रस्तुत करने वाला मॉडल है। उसकी मॉडल की कुछ आपको बताते हैं। देखिए, वहाँ की संविधान ने एक ऐसा प्रावधान लाया कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले दोनों के समान मंत्री होंगे और दोनों के समान बहुमत से ही वहाँ पर कोई कानून पास होगा। दूसरा मॉडल आया जो केंद्र सरकार होगी, उस केंद्र सरकार में दो तरीके, यानी केंद्र सरकार की शक्ति को दो क्षेत्रीय शक्ति में बांटा जाएगा। यानी जो राज्य सरकार होगी वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। ऐसा बेल्जियम में लागू किया गया। बेल्जियम में एक तीसरा चीज़ और है कि वहाँ एक तीसरी सरकार भी बनाई गई जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, और वो सामुदायिक सरकार का चयन भाषा के आधार पर करने का निर्णय किया गया कि जो भाषी क्षेत्र है, यानी डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले लोग अपने अपने भाषा के आधार पर अपने अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे, चाहे वह कहीं भी क्यों नहीं रहते हों। इसी तरह का निर्णय किया गया। और ऐसा ही तीसरा सरकार जो है वहाँ के लोगों के विकास के लिए, वहाँ के शिक्षा के लिए, सभी के साथ एक जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करती है। देखिए, बेल्जियम ही एक ऐसा देश है जैसी व्यवस्था दुनिया के किसी देश में लागू नहीं है जैसा बेल्जियम में लागू है। आपको एक बता दें कि यूरोप ने यूरोपीय राष्ट्रों का मिलकर के एक संघ बनाया, और यूरोपीय राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स तय किया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी क्षेत्र था। आपको पिछले भी कक्षा में हम बताए थे कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक थे और डच बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन उस राजधानी में भी, राजधानी के सरकार में भी यह दोनों सहमति थी, दोनों के विचार एक थे, दोनों मिलकर साथ साथ काम कर रहे थे। यानी ब्रुसेल्स में भी दोनों के समान प्रतिनिधि थे, दोनों के बराबर प्रतिनिधि थे, और दोनों के बराबर प्रतिनिधि रह करके और तब शासन व्यवस्था चलाते थे। यह रही आपको बेल्जियम की मॉडल। तो हम कहते हैं कि एक जो बेल्जियम है जो अपने सत्ता के साझेदारी करके वहाँ मॉडल प्रस्तुत किया, वहाँ के आपसी टकराव, गृह युद्ध को टाल दिया, यानी वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ सत्ता की साझेदारी किया गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने अल्पसंख्यकवाद पर सत्ता स्थापित किया, शासन स्थापित किया, और शासन में किसी भी प्रकार का जो वहाँ के तमिल लोग थे उनको समाहित नहीं होने दिया, उनको दरकिनार करके रखा। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो सत्ता अखंडित हो जाएगी, उसकी एकता भंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था। तो ये रहा दोनों देशों के अपने सत्ता के साझेदारी का ढंग। अपने अपने ढंग से दोनों देशों ने सत्ता के साझेदारी किया और सत्ता के साझेदारी करके अपना रास्ता चुना। तो इसके विषय में हम लोग आज पढ़े कि दोनों देश में किस तरह की आपसी बनावट है। अब आज के लिए इतना ही। आप एक प्रश्न नोट करेंगे जो होमवर्क में तय करना है, होमवर्क में उसे बनाना है। चलिए, प्रश्न है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। दूसरा क्वेश्चन है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की गई है, उसका मॉडल क्या है। इन प्रश्नों को आप हल करेंगे
और हल करके याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।